नमस्कार। मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के तहत जो सीरीज चल रहा है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। उसी सीरीज में मैं अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। इसके पहले हमने पुर्तगाल और डचों का आगमन देख लिया है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने आकर के समस्त यूरोपीय देशों को पराजित करता है और अपना उपनिवेश कायम करता है। कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे इतना मजबूत बनता है, ये सब चीजों पे हम देखेंगे। ज्यादातर सुविधा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा आप नोट करते चलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले देखते हैं 1599। 1599 में क्या हुआ था? मर्चेंट एडवेंचर नाम से विख्यात व्यापारी था। मर्चेंट एडवेंचर इस नाम का एक व्यापारिक समूह था, व्यवसायियों का एक ग्रुप था, जो ब्रिटेन में व्यवसाय के लिए जाने जाते थे। और वे लोग पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से, पूर्व का मतलब एशिया, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से उन लोगों ने क्या किया था, एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग। मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यानी इसकी जो कंपनी थी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, यानी पूर्व में व्यापार करने के लिए व्यापारियों का एक सामूहिक नाम था, जो इस व्यापारिक कंपनी का नाम था। इसी कंपनी को बदल करके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, या इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम जानते हैं। और इसका जो स्वरूप आया वह आया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जब ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने एक रॉयल चार्टर जारी करके 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में यानी एशियन कंट्रीज में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यह हो गया कंपनी का गठन। यानी 1599 मर्चेंट एडवेंचर जो कंपनी का व्यापारियों का समूह था, उस समूह के व्यापारियों का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और इसी कंपनी को जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा रॉयल चार्टर जारी करके 15 वर्षों के लिए व्यापार की जो अनुमति दी जाती है,
तो जब वह अनुमति दी जाती है तब उस कंपनी का नाम होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यह 1600 में गठन यह लंदन में होता है, ब्रिटेन में होता है, लेकिन भारत में इसका आगमन विलंब से होता है, यानी 1608 में लगभग इसका भारत में आगमन होता है। और 1608 में क्या घटना घटती है कि पहली बार 1608, इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इस 1608 में पहली बार ब्रिटिश कैप्टन, जिनका पूरा नाम था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, यह व्यवसाय से उद्देश्य से भारत के पश्चिमी तट यानी सूरत में आता है और सूरत में कंपनी खोलने का निश्चय करता है। और यह जिस जहाज से आता है उस जहाज का नाम रहता है हेक्टर, यानी हेक्टर नामक जहाज से आता है और इसी हेक्टर नामक जहाज का कैप्टन होता है। और कैप्टन जो है कैप्टन हॉकिंस, यह उस समय जहांगीर का शासन कर रहा होता है और मुगल सम्राट यह जहांगीर के दरबार में जाता है और कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। यह मिलने से पहले मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राज दरबार की जो भाषा थी वह तुर्की थी। कहीं कि आपको मिलता है कि हॉकिंस फारसी का अच्छा जानकार था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुगल साम्राज्य की जो दरबार की भाषा थी वह तुर्की थी, तो निश्चित ही हॉकिंस तुर्की सीख करके ही आया था और जहांगीर के दरबार में रहा। जहांगीर इससे काफी इम्प्रेस्ड हुआ और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। इंग्लिश खान की उपाधि इनको दी गई, कैप्टन हॉकिंस को। और इनको अनुमति केवल मिली कंपनी स्थापित करने की। और यह हेक्टर जो है, दोनों के बारे में जान लीजिए। इस समुद्री मार्ग से कैप्टन हॉकिंस पहला ब्रिटिश था जो भारत आया और हेक्टर पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज था भारत आने वाला। और माना जाता है कि हॉकिंस में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि कहीं आता है कि फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे, लेकिन जब तुर्कों के राज दरबार की भाषा की बात आती है तो वहां निश्चित हो जाता है कि उसकी तुर्की भाषा थी, तो शायद यह तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। और 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम जब वहां का सम्राट नियुक्त होता है, जेम्स प्रथम, वह क्या करता है, जो 15 वर्षों का जो अनुमति रहता है इस अनुमति को अनलिमिटेड कर देता है। अर्थात जब तक जी चाहे आप व्यापार कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन कर दिया। अनिश्चितकालीन यह अनुमति प्रदान कर दिया। आगे देखते हैं, क्या कंपनी खुल गया केवल तो व्यापार होने लगे? नहीं, कंपनी खोलना, उद्योग धंधे स्थापित करना, व्यापार करना, सबके लिए अलग अलग अनुमति लेने की आवश्यकता थी और इसको केवल कंपनी खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो देखेंगे जब कंपनी इसका खुलना प्रारंभ होता है, हालांकि इसकी कंपनी जो है वो 11 जनवरी 1613 को तैयार होता है और उस कंपनी का नाम रहता है जेम्स। जो सूरत की कंपनी होती है, शुरू में इसका नाम होता है जेम्स। और यह 11 जनवरी 1613 ईस्वी को कंपनी तैयार होता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि एक बार बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे
कि ब्रिटेन की जो पहली फैक्ट्री थी जो 1608 में स्थापित हुई थी वह कब बनकर के तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर होता है 11 जनवरी 1613 ईस्वी को यह कंपनी बनकर के तैयार हुआ। तब तक क्या हुआ कि बीच में कैप्टन मिल्टन अर्थात 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन भारत आते हैं और ये भी जहांगीर के दरबार में जाते हैं और हॉकिंस ने कंपनी स्थापित करने की अनुमति पाई थी और यह व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। तो दूसरी सफलता मिलता है, 1611 में व्यापार करने की अनुमति मिल जाता है, व्यापार की अनुमति। आगे इसी तरह अनुमति लेते लेते मुगल को ही कमजोर करना शुरू करेगा। 1613 यानी 2 वर्ष बाद वही जो कंपनी स्थापित चल रही थी और उस कंपनी को अस्थायी परमिशन प्राप्त हुआ था। तो 1613 ईस्वी में यानी इस जो सूरत की फैक्ट्री थी इसको अस्थायी कंपनी स्थापित करने का अनुमति प्राप्त हो गया और कैप्टन बेस्ट द्वारा, कैप्टन बेस्ट 1613 ईस्वी में ही जो पुर्तगाली जहाजी बेड़े थे उसको उस पर हमला कर उस बेड़े को तहस नहस करके पुर्तगालियों को पराजित किया। यानी पहली बार पुर्तगाली 1613 ईस्वी में ब्रिटेन से पराजित हुआ और पहली बार उसको लगा कि मेरे बराबरी का कोई प्रतिद्वंदी आया है, क्योंकि अब तक पुर्तगाली ही वहां मजबूत हुआ करते थे। अब जरा देखेंगे 1615 इसलिए महत्वपूर्ण है कि सम्राट जेम्स प्रथम ही है और उसका एक राजदूत अर्थात एम्बेसडर कहिए उसको, राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और यह राजदूत बन करके आता है। और राजदूत बन के आने का क्या उद्देश्य होता है? वो आता है और लगभग कुछ वर्ष समय उसमें गुजारता है, लगभग 3 वर्ष तक वह जहांगीर के दरबार में रहता है और जहांगीर को इम्प्रेस कर प्रभावित करके वह पूरे मुगल साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य का क्षेत्र जहां तक है तो कहीं भी मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ क्षेत्रों में कंपनी स्थापित करने, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। यानी एक बहुत बड़ा जित टॉमस रो का रहता है, यानी कहीं भी। तो उस समय आप देखिए कि जहांगीर का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है, समस्त उत्तर भारत, पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक उसका क्षेत्र है। इसके अलावा जो पश्चिमी तट है वहां भी मुगलों का शासन है और इसका नतीजा क्या होता है कि 1623 ईस्वी आते आते जो कंपनी 8 में आई है और 23 यानी 15 वर्षों में वह सूरत, आगरा, अहमदाबाद और तो और भड़ौच और मसूलीपट्टनम, भड़ौच और मसूलीपट्टनम, इसको हम लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, इत्यादि क्षेत्रों में अपने व्यापारिक कंपनी स्थापित कर लिया। अब व्यापारिक कंपनी जहां स्थापित होता था वह कोठी में तब्दील होता था, इसलिए उसको व्यापारिक कोठी कहा जाता था। व्यापारिक कोठी इसलिए कहा जाता था कि एक कोठी के अंतर्गत है ना कार्यालय, गोडाउन यानी गोदान और कर्मचारियों का निवास होता था।
निवास उसी में होता था, घर द्वार उसका होता था, पूरे परिवार उसके रहते थे। और उस कोठी के अंतर्गत ये सारी सामग्रियां होती थी, कार्यालय ऑफिस वगैरह सब उसी में चलते थे। और चारों तरफ से चारदीवारी से किलेबंदी होती थी और सुरक्षा के चौकस उपाय होते थे, यानी पूर्णतः सुरक्षित जगह होता था। और दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कायम रखा, यानी कायम क्या रखा, यानी अपना पांव बढ़ाना शुरू कर दिया। और 1611 ये जो मछलीपट्टनम है, यहाँ पे 1611 में कंपनी स्थापित कर लिया। और एक जो दक्षिण भारत के मुख्य शहर थे मद्रास, यानी मद्रास में भी लगभग 1639 तक इसने अपनी कोठियां स्थापित कर ली। और फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर को बसाया था। फ्रांसिस डे, इस चीज को याद रखेंगे कि मद्रास शहर को बसाने वाले जो थे वो फ्रांसिस डे थे। तो दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम और मद्रास, अब पूर्वी भारत में लगभग बिहार, उड़ीसा के बालासोर, हुगली नगर और इस तरह के क्षेत्रों में उसने अपनी कंपनियां स्थापित करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पटना में भी उसने अपना व्यापारिक केंद्र बना रखा था। बंगाल के बालासोर, जहां पे हाल फिलहाल में ट्रेन दुर्घटना की घटना घटी है। ढाका, यानी जो बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश की राजधानी है, वहां भी उसने अपना फैक्ट्री जमा लिया। तो 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रांसिस डे जो थे वह चंद्रनगर के राजा, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लेता है। ध्यान रखिएगा, 1639 फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेता है। अब पट्टे पर लेकर के इसकी संपूर्ण किलाबंदी करा देता है। और इसीलिए माना जाता है कि मद्रास के जो संस्थापक है यही है मूल रूप से। और वहां कोठी बनाई और उस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये मद्रास की जो कोठी थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज इस कोठी का नाम था। यानी अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत की पहली कोठी फोर्ट सेंट जॉर्ज था। और इसकी स्थापना की बात जब भी पूछी जाए तो आप निश्चित कहिए 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज का कोठी स्थापित किया और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र यही बन गया। एक और घटना देखते हैं 1632 ईस्वी की। 1632 में जो गोलकुंडा के सुल्तान थे, उसने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया और गोलकुंडा के राजा ने सुल्तान ने 1632 में एक सुनहरा फरमान जारी किया। और इस फरमान के तहत गोलकुंडा के समस्त क्षेत्रों में बेहिचक व्यापार करने की, यानी स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और इसको एक ब्रिटिश पत्रकार ने कहा था कि ये मैग्ना कार्टा था, महाधिकार पत्र, यानी इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी कि ये बहुत बड़ा एक अनुमति था। और 1668 ईस्वी में
हम क्रमवार देख रहे हैं। 1668 ईस्वी में मुंबई पता है कि मुंबई पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह जेम्स द्वितीय से जब होता है तो उसको दहेज में मुंबई दिया जाता है। लेकिन वह क्या करता है, उस मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप देता है। तो ब्रिटिश, यह घटना है 1668 ईस्वी की, जब ब्रिटिश राजकुमार जो है उस मुंबई को ब्रिटिश कंपनी को 10 पाउंड के किराए पे सौंप देता है। और मुंबई के संस्थापक जो है वो माने जाते हैं गेराल्ड ओंगियार को। गेराल्ड ओंगियार को तो याद रखेंगे, मुंबई का संस्थापक उस समय बॉम्बे था, तो बॉम्बे ही लिखेंगे हम, बॉम्बे के संस्थापक गेराल्ड ओंगियार। तो ये जो प्रांत हो गया, तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह था भारत का उस समय सूरत हुआ करता था। लेकिन जब मुंबई यानी बॉम्बे जब ब्रिटिश का हिस्सा हो गया तो मुंबई को सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया, सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह बनाइए, क्योंकि सूरत की अपेक्षा ये एकदम सुरक्षित है और यह पूर्ण रूप से ब्रिटेन का था। लेकिन सूरत वाला जो बंदरगाह था उसमें पुर्तगाली, डच और ब्रिटेन को भी उसी बंदरगाह पे माल उतारना होता था, वहीं से लोड और अनलोड करना होता था। इसलिए अक्सर वहां झड़पें हुआ करते थे, हिंसात्मक झड़पें कभी कभी हो जाते थे। तो इस चीज से बचने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, अपने जो व्यापारिक जहाज थे वो बॉम्बे के बंदरगाह से उतारना शुरू कर दिया। और 1668 यानी इसी वर्ष फ्रैंकोइस यानी वह अब प्रमुख बंदरगाह बॉम्बे हो गया। और 1686 में अंग्रेजों ने, अब देखिए करामात अपना बदल रहा है, शक्तिशाली हो गया तो वह लूटपाट भी करने लगा। और 1686 में क्या करता है, वह हुगली नगर को लूट लेता है, हुगली को लूट लिया। अब इससे अगर लूटपाट आप कीजिएगा तो निश्चित है जो स्थानीय शासक होंगे वह नाराज होंगे। अब नतीजा क्या होगा कि ब्रिटेन का मुगलों के साथ संघर्ष हो गया। जब संघर्ष हुआ तो निश्चित है कि जो यहाँ का साम्राज्य है वो हमेशा शक्तिशाली होगा और ब्रिटिश यहाँ कमजोर पड़े। इसमें नतीजा यह हुआ कि सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम की जो कोठियां थी, कारखाने थे, वो कारखानों पर से अंग्रेजों का अधिकार समाप्त हो गया। यानी मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया, बोला कि नहीं, हम अधिकार जो आपको दिए हैं वो हम छीनते हैं, यानी अधिकार वापस ले लिया गया। लेकिन अंग्रेज भी कम शातिर नहीं थे, कम चालाक नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया, एक क्षमा याचना पत्र लिखा और क्षमा याचना पत्र मुगल दरबार यानी उस समय औरंगजेब था, तो औरंगजेब के दरबार में क्षमा याचना पेश की जाती है। औरंगजेब क्षमा करता है कुछ शर्तों के साथ में। वह शर्त होती है कि आप 1.5 लाख रुपये सालाना दे करके, है ना, पुनः व्यापार कर सकते हैं। यानी 1.5 लाख रुपया में उसकी माफी जो है स्वीकृत कर ली जाती है। और 1691 मात्र 4-5 वर्षों के बाद में अंग्रेज चालाकी से एक ऐसा फरमान जारी करवा लेते हैं जिसके तहत सीमा शुल्क को 0 कर दिया जाता है। यानी अंग्रेजों से जो सीमा शुल्क वसूले जाते थे वह सीमा शुल्क में उसको छूट दे दी जाती है। और वह छूट जो है सीमा शुल्क में, वह समझिए तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। उसमें भारतीय जो है उसमें कहीं ना कहीं दबते हैं, क्योंकि अंग्रेज बहुत शातिर वाला दिमाग लगाते हैं और ये फायदा उठाते रहते हैं। तो और 1698 में क्या होती है,
तो 1691 में यानी कर मुक्त सीमा शुल्क जो है वह खत्म हो जाता है, सीमा शुल्क में छूट, यानी धीरे धीरे उसको हर जगह जगह उसको अपना फायदा दिख जाता है और अब सफल भी हो जाता है, कहीं ना कहीं परमिशन ले लेता है, फरमान जारी करवा लेता है, यानी सफलता की सीढ़ियां वह निरंतर चढ़ते जा रहा है। हालांकि इस बीच में कुछ गलतियां भी करता है, तो अंग्रेज माफी मांगने में भी पीछे नहीं रहते हैं। 1691 में ये हमने घटना देख लिया। अब देखते हैं 1698 ईस्वी की घटना। 1698 में क्या होती है कि अजीम उस्तान उस समय बंगाल के सूबेदार होते हैं, अजीम उस्तान। तो अजीम उस्तान जो है वो अंग्रेजों को 3 क्षेत्र देता है, यानी 3 गांव देता है। सतानती, एक सतानती गांव, दूसरा कलिकत्ता और एक और गांव उसको प्राप्त होते हैं गोविंदपुर। गोविंदपुर यानी 3 गांव अंग्रेजों को मिलता है, जिसके मध्य में होता है कलिकत्ता, और ये दोनों जो है इसके पड़ोस में है। तो जॉब चारनाक जो है, यानी 3 की जमींदारी मिल गई है, तो निश्चित है कि पूर्ण रूप से अधिकार इस पे अंग्रेजों का हो गया, अगर प्राप्त हो गया है तो जॉब चारनाक क्या करते, तीनों को मिला करके एक कलकत्ता शहर का नींव रखता है, और यही कलकत्ता जो है आज के डेट में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता का नींव रखता है, पूरे कोलकाता का किलेबंदी कराता है, और किलेबंदी जब हो जाता है उसका नाम रखा जाता है फोर्ट विलियम। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आते हैं कि फोर्ट विलियम का किला कहाँ है, या बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा है, तो फोर्ट विलियम किला है, जो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में पहला किला बनाया गया था, कलकत्ता में। तो फ्रांसिस डे जो मद्रास की स्थापना करते हैं, गेराल्ड ओगनियाल जो मुंबई की स्थापना, और जॉब चारनाक जो है कलकत्ता की स्थापना करते हैं। तो 3 महानगर जो भारत के हैं, वो 3 महानगर को हमने देख लिया। दिल्ली बहुत बात की चीज है, और ये सबसे शानदार किला होता है अंग्रेजों का। तो किलेबंदी बस्ती को सुचारू ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए एक नया तरीका अपनाया जाता है कि सुरक्षा के लिए एक प्रेसिडेंट की बहाली होगी, एक प्रेसिडेंट होगा और एक काउंसिल होगी। काउंसिल का मतलब समिति होता है, प्रेसिडेंट का मतलब उसका एक अध्यक्ष होता है। तो प्रेसिडेंसी और काउंसिल ये 2 नए शब्द जो आए, और व्यवस्था के जो 2 चीजें आई, ये संगठित करने और कमियों पर तुरंत निदान पाने के लिए ना था। और चार्ल्स आयर जो थे, इनको पहला यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया चार्ल्स आयर को। और यही जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है, बाद में गवर्नर का पोस्ट होगा, और यही गवर्नर पहले बंगाल का गवर्नर होगा, फिर गवर्नर होगा, फिर गवर्नर जनरल होगा, यानी वायसराय होगा, यानी यही पद जो है विस्तृत होता चला जाएगा। और 1700 ईस्वी में पहली बार कोलकाता को, यानी भारत में अभी तक एक भी प्रेसिडेंसी नगर नहीं है, कोलकाता को पहले यानी प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया।
प्रेसिडेंसी टाउन घोषित किया गया, नगर घोषित किया गया। यह यानी भारत का प्रथम संगठित या नियंत्रित शहर जो है वह कलकत्ता को माना गया, और यही कलकत्ता 1774 से लेकर के और 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहता है, ब्रिटिश भारत की राजधानी। और इतने वर्षों में कलकत्ता का विकास होता है, तो सबसे लंबा समय तक यह भारत की राजधानी भी वहां रहता है, यानी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी यह रहा है। आगे देखेंगे, अब कलकत्ता तक पहुंच गया, प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित हो गया है। अब थोड़ा सा देखेंगे, इसकी टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होगी है। अंत में टकराव की स्थिति क्यों होगी? क्योंकि मुगल सम्राट जो फरुखसियर है यह बीमार पड़ जाता है, और उसका इलाज जो है एक अंग्रेज डॉक्टर करता है, और उस डॉक्टर का नाम रहता है विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन नामक डॉक्टर जो है फरुखसियर का इलाज करता है, फरुखसियर ठीक हो जाता है। खुश होकर के 3000 वार्षिक कर पर 3000 रुपये वार्षिक कर पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की इजाजत देता है। यानी व्यापारिक सुविधाएं, यहां तक कि अगर किसी तरह की समस्या होती है सुरक्षा के लिहाज से, तो उसको भी संरक्षण देने की जिम्मेदारी ली जाती है, और स्वतंत्र रूप से निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। जब यह अनुमति मिल जाता तो साथ ही मुंबई में अंग्रेजों की सिक्के की ढलाई की फैक्ट्री होती है, मुंबई में सिक्के ढाले जाने की फैक्ट्री रहती है, और मुगल का जो शाही सिक्का होता है वह बंद करके संपूर्ण मुगल साम्राज्य में जो प्रचलन के जो रुपये होते हैं यह ब्रिटिश सिक्के हो जाते हैं। यानी अब मुगल में भी, मुगल साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों में भी जो लेन देन की राशि के लिए जो रुपयों का प्रयोग होगा, अब ब्रिटिश सिक्कों का प्रयोग शुरू हो जाता है। अब जो टैक्स भारतीयों से लिए जाते थे घटा करके वही टैक्स अब अंग्रेजों को मात्र देने होते थे, अर्थात अंग्रेजों का दर्जा अब पूर्ण रूप से भारतीयों के दर्जे के बराबर हो गया। और ब्रिटिश इतिहासकार ने ये जो व्यापार करने की जो छूट मिली उसको कहा कि यह महाधिकार पत्र है, महाअधिकार पत्र, यानी इसको मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा कहा, यानी ये बहुत बड़ा एक फरमान था जिसने भारत में अंग्रेजों की नींव जो है और मजबूत कर दिया। और पहले भी बताया हूं कि कंपनी की जो फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री के अंदर गोदाम होता था, दफ्तर होता था, और कर्मचारियों के घर द्वार होते थे। तो यहां से अब अंग्रेज जो है मद्रास में, मुंबई में और कोलकाता में 3 जगह स्थापित हो जाते हैं, और आगे चल के आप देखेंगे कि मुंबई छोड़ देगा, चेन्नई छोड़ देगा, यानी वहां से गवर्नर जनरल हटा लिए जाएंगे, और एकमात्र सत्ता का केंद्र जो होगा वह कलकत्ता होगा, और वहां से उसकी शासन चलेगी। तो हम लोगों ने 1717 तक देख लिया। आगे की कड़ी में हम देखेंगे जब फ्रांसीसी आएंगे तो भारत में एक युद्ध का माहौल बनेगा, और फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में बहुत सारे युद्ध होंगे। अंततः फ्रांसीसी चले जाएंगे
और पूर्ण रूप से इसकी जो कॉलोनी होगी वह स्थापित होगी और वहां से शासन व्यवस्था इसकी प्रारंभ होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे डेनिस का आगमन और फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आभार।